गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्विनी सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ASK स्टडी पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस और साइंस का दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था दैनिक जीवन में pH का महत्व और उदासीनीकरण अभिक्रिया। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है लवण। अम्ल और क्षार हम लोग पढ़ चुके हैं, अम्ल और क्षारक पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो टॉपिक रह गया है लवण की बात किया जाए तो लवण जो होता है कैसे मिलता है, हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है। तो जब अम्ल और क्षारक की क्रिया कराई जाती है तो इनसे लवण बनता है और जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए इसका डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन क्या है, देखिए लवण का डिफिनीशन, किसी अम्ल तथा क्षारक, किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस। ठीक है, किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस। ठीक है, मतलब कोई अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया कराते हैं तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब उदासीनीकरण अभिक्रिया में दो चीजों का निर्माण होता है, एक लवण का निर्माण होता है और एक जल का। तो जो उसमें आयनिक ठोस बनता है उसी को लवण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आयनिक ठोस बन रहा है, आयनिक ठोस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया में लवण के साथ जल का भी निर्माण होता है। ठीक है, लवण के साथ क्या बन रहा है, जल बन रहा है। ठीक है, इस अभिक्रिया को एक बार और पुनः देख लेते हैं। जब किसी अम्ल के साथ क्षारक की अभिक्रिया कराई जाती है तो उसमें जो आयनिक ठोस हम लोगों को प्राप्त होता है, जो आयनिक ठोस प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। और इस अभिक्रिया में इसके साथ जल का भी निर्माण होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में इसको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। देखिए यहाँ पे, देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए अम्ल की क्रिया किससे कराई जाए, क्षारक से, तो क्या बना, लवण, और जल का निर्माण होता है। ठीक है, बहुत बार ये अभिक्रिया आप लोगों को बताया जा चुका है, तो ये अब तक आप लोगों को कंठस्थ हो जाना चाहिए। देखिए अम्ल की अभिक्रिया किससे कराई जा रही है, क्षारक से, तो क्या बन रहा है, लवण और जल। यही जो लवण प्राप्त होता है उसी को हम लोग कहते हैं लवण। ठीक है, चाहे इसी को कहते हैं हम लोग आयनिक ठोस। क्या कहते हैं, आयनिक ठोस। ये जो आयनिक ठोस प्राप्त होगा इसी को क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। अब देखिए आगे यहाँ पे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल में देखिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जा रही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जा रही है, तो NaCl, ये रहा आयनिक ठोस, NaCl बन रहा है और जल का निर्माण हो रहा है। देखिए यहाँ पे NaCl बन रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं आयनिक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। ये आयनिक ठोस हो गया, आयनिक ठोस ही क्या कहलाता है, लवण कहलाता है, और ये जल बना। ठीक, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब इसका जो अगला बिंदु है, आरहेनियस ने इसके संबंध में कुछ सिद्धांत दिए थे, उस पे इसको देखते हैं क्या है। देखिए आरहेनियस के अनुसार लवण को जल में घोलने पर, लवण को किस में घोलते हैं, जल में घोलने पर यह अपने अवयवी आयनों में टूट जाता है। अवयवी आयनों में टूटने का मतलब क्या है, जब लवण को हम लोग जल में घोलते हैं तो ये अपने अवयवी आयनों में, मतलब जिन तत्वों से ये मिल के बना है उस आयनों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए क्या है यहाँ पे अवयवी आयनों में, अवयवी मतलब जैसे NaCl है तो Na से मिल के बना है, ये NaCl हो गया, ये बना है Na से और Cl से मिल के। तो देखिए ये जब जल में घोलेंगे ना तो Na+, सोडियम आयन में टूटा, Na से मिला है, फिर Cl आयन में टूटा, मतलब इन्हीं दोनों के मिलने से ये सोडियम क्लोराइड बन रहा है, नमक बन रहा है। तो ये देखिए दोनों टूट के क्या हो जा रहे हैं, आयन के रूप में एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यही आरहेनियस ने बताया था। क्या बताया था कि लवण को जब जल में घोला जाता है तो अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाता है। वियोजित होने का मतलब टूट जाना और अलग हो जाना। ठीक है, ये है
आर्हेनियस के अनुसार। मतलब जब भी कोई लवण को हम लोग जल में घोलेंगे तो ये अपने अवयवी आयनों में, जैसे H2SO4 को ले लिया जाए, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब इसको हम लोग घोलेंगे, देखिए H2SO4 की बात बताते हैं यहाँ पे, H2SO4, ठीक है, जब इसको हम लोग जल में घोलेंगे तो ये 2H प्लस और प्लस SO4 पर 2 माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या हो गया, ये अपने अवयवी आयनों में क्या हो गया, वियोजित हो गया, दो भागों में टूट गया। तो इसे क्या कहते हैं, ये आर्हेनियस के अनुसार इन्होंने बताया था कि जब लवण को जल में घोला जाता है तो वो अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं। अब देखिए इसका अगला जो पॉइंट है, देखिए इसमें धन आयनों को, देखिए क्या है, इसमें जो धन आयन है, धन आयन, देखिए इसमें जो धन आयन है कौन सा, NaCl, ये धन आयन है ना, इन्हीं को क्या कहते हैं, क्षारीय मूलक कहते हैं। धन आयन वाले जो पार्ट में टूटता है उसे हम लोग क्षारीय मूलक कहते हैं, ठीक है। धन आयन जो टूटता है, टूट के अलग होता है, उसे हम लोग क्षारीय आयन कहते हैं। अब इसका दूसरा पॉइंट यहाँ पे बात करें तो ये देखिए, ऋण आयनों को हम लोग अम्लीय मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लीय मूलक। जैसे इसमें सोडियम रहा और इस वाले में क्लोरीन रहा, सोडियम जो है प्लस है तो इसको हम लोग कहेंगे क्षारीय मूलक है, और Cl पर माइनस है इसलिए इसे क्या कहेंगे, अम्लीय मूलक है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट जो हम लोगों को देखना है वो देखना है लवणों के परिवार, मतलब लवण के कैसे परिवार होते हैं, ठीक है। अब देखिए हम बताते हैं, जो धन आयन और ऋण आयन होते हैं ना, जब वो एक ही धन आयन कई ऋण आयनों से जोड़ के अलग अलग अगर लवणों का निर्माण करता है तो वो उसका लवणीय आयन कहलाता है, चाहे लवणीय परिवार कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे समान धन आयन तथा ऋणायन मूलक वाले लवण समान परिवार के होते हैं। देखिए समान धनात्मक तथा ऋणात्मक मूलक वाले लवण समान परिवार के कहलाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो लवणों के परिवार को देखते हैं। देखिए लवणों को परिवार आखिर में इसको कहते किसको हैं, देखिए समान धनात्मक, ठीक है, समान धनात्मक तथा ऋणात्मक मूलक, ठीक है। जो समान धनात्मक और ऋणात्मक मूलक वाले लवण होते हैं, ठीक है, समान धनात्मक तथा ऋणात्मक मूलक वाले जो लवण होते हैं समान परिवार के होते हैं। जैसे ये बात समझ में नहीं आई होगी, इसको आगे समझाते हैं। देखिए एग्जाम्पल से आप लोग इसको समझेंगे, आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल में इसका देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा गया है, NaCl, और यहाँ पे लिखा गया है Na2SO4, ठीक है, Na2SO4। तो इसमें बात करें तो यहाँ पे देखिए अगर इनको तोड़ा जाएगा तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, और इसको अगर तोड़ा जाएगा तो ये टूटेगा 2Na प्लस और SO4 पर माइनस, ठीक है, इस भागों में टूटेगा। तो इस दोनों में अगर देखा जाए, इसमें और इसमें, तो इसमें भी एक आयन मिल रहा है Na, और इसमें भी एक आयन मिल रहा है Na। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, समान लवणों के परिवार से। जैसे समान लवणों के परिवार से, तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम लवण परिवार, सोडियम लवण परिवार, ठीक है। मतलब ये सोडियम के लवण के परिवार हैं, मतलब ये कहीं आयन दोनों में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए दूसरा एग्जाम्पल इसका बताते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, दूसरे वाले में NaCl को तोड़ेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस, इन दो भागों में टूटेगा। यहाँ पे देखिए इसको तोड़ेंगे K और Cl, K पर प्लस और Cl माइनस, K पर, इसको तोड़ेंगे तो Cu पर 2 प्लस और Cl पर 2 माइनस, 2Cl पर माइनस, ठीक है, इसमें टूटेगा। अगर इसको तोड़ें तो यहाँ पे देखिए Zn कामा Cl, Zn पे 2 प्लस और Cl पर 2 माइनस, 2Cl पर माइनस, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, Cl इसमें भी है, Cl इसमें भी है, Cl इसमें भी है,
और Cl इसमें भी है। तो ये कहें कि इन सभी में Cl आयन सब में कॉमन प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्लोरीन लवण परिवार के सदस्य। क्या कहते हैं? क्लोरीन लवण परिवार के सदस्य ये कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका तीसरा एग्जाम्पल क्या है। N2SO4, K2SO4, SuSO4, ZnSO4। अगर इन सब में देखा जाए तो ध्यान से देखिएगा क्या कॉमन है बताइए थोड़ा आप लोग। इसमें देखिए SO4 आयन है, इसमें भी है SO4 आयन, इसमें भी है SO4 आयन, इसमें भी है SO4 आयन। इसलिए इसे हम लोग कहेंगे सल्फेट लवण परिवार के सदस्य। समझ में आ गया? तो लवणों का परिवार आप लोगों को समझ में आ गया। अब परिभाषा से देखिए, समान धनात्मक तथा ऋणात्मक मूलक। तो यहाँ पे देखिए सोडियम जो होता है ये धनात्मक मूलक है, ठीक है। इसमें Cl को देखिए, Cl ऋणात्मक मूलक है। तो ये धनात्मक, सोडियम के धनात्मक लवण परिवार के सदस्य कहलाएंगे। ये क्लोरीन के लवण परिवार के कहलाएंगे, तो ये ऋणात्मक लवण हो गया। तो दोनों दिया है, समान धनात्मक तथा ऋणात्मक मूलक। अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये SO4 पर 2- आता है, तो ये भी ऋणात्मक परिवार से है, ठीक है। देखिए इस तरह से अगर बात करें तो मूलक अपने लवण के परिवार का निर्माण करते हैं, जिस तरह से अभी पीछे बताया गया, ठीक है। तो अब इसका जो अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, सोडियम क्लोराइड को पढ़ना है। तो देखते हैं सोडियम क्लोराइड को। चलिए तो देखते हैं इसका अगला टॉपिक क्या है? साधारण नमक। और साधारण नमक की बात करें तो देखते हैं साधारण नमक जो है, इसका सबसे पहले हम लोग देखते हैं साधारण नमक का सामान्य नाम क्या होता है। सामान्य नाम आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि इसको नमक को हम लोग साधारण नमक ही कहते हैं या नमक सिर्फ कहते हैं, ठीक है। इतनी क्रिया तो सबको पता होगी। देखिए आगे, अब इसका रासायनिक नाम जो होता है, जो वैज्ञानिकों ने रखा है, रासायनिक नाम इसका होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम Na और Cl से क्लोरीन, क्लोराइड हो गया, और सोडियम Na से सोडियम, तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए इसका आणविक सूत्र देखते हैं। आणविक सूत्र क्या होता है, ठीक है। NaCl इसका आणविक सूत्र होता है। जैसे सभी तत्वों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त करते हैं ना, Fe से लोहा होता है, Al से एल्यूमिनियम होता है, Cu से कॉपर होता है, ये सब होता है। उसी तरह से अब सोडियम और क्लोरीन को मिला के सोडियम क्लोराइड बनाया गया है, तो इसका आणविक सूत्र जो होता है वो NaCl होता है, प्रतीक के रूप में, ठीक है। अब इसके अणु भार की बात करें तो सोडियम का अणु भार जो होता है वो 23 होता है। कितना होता है? 23। और प्लस इसमें मिला क्या है? क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है। देखिए यहाँ पे सोडियम का जो अणुभार होता है वो होता है 23, और प्लस क्लोरीन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 35.5। इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो कितना आता है? 58.5। मतलब सोडियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 58.5, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसके बनाने की विधि, देखते हैं बनता ये कैसे है, ठीक है। देखिए बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब निर्माण की विधि। देखिए साधारण नमक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के संयोग से बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे विलयन के संयोग, कौन कौन से विलयन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इन दोनों के विलयन को जब आपस में मिलाते हैं तब क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे दिखाया गया है, यहाँ पे क्या दिखाया गया है? सोडियम क्लोराइड, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके विलयन को मिलाया किससे जा रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाया जा रहा है। देखिए दोनों को इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाया जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहाँ से Cl क्रिया करता है Na से, तो यहाँ पे बनाता है सोडियम क्लोराइड, यानी इसी को हम लोग कहते हैं साधारण नमक, ठीक है। और इसके साथ जल भी बन जाता है,
ठीक है, समझे कि नहीं समझे? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो वहां पे इसका निर्माण होता है सोडियम क्लोराइड का और जल का निर्माण होता है। और सोडियम क्लोराइड को ही हम लोग कहते हैं साधारण नमक। देखिए यहाँ से सामान्य नाम साधारण नमक है, रासायनिक नाम भी है और उसके बाद अणु सूत्र भी है NaCl। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करें तो इसका उपयोग क्या क्या है। वह सोडियम क्लोराइड के उपयोग की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। एक उपयोग सामान्यतः सबको पता होता है इसमें कि इसका पहला उपयोग यह है कि इसका उपयोग हम लोग भोजन में करते हैं नमक के रूप में। ठीक है, नमक के रूप में NaCl का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब देखिए भोजन के अतिरिक्त भोजन में ही इसका एक और उपयोग है। भोजन को ये संरक्षित रखता है। क्या रखता है? संरक्षित। संरक्षित मतलब ये भोजन को खराब होने नहीं देता है, जल्दी से नष्ट नहीं होता है। भोजन को कुछ देर तक ये क्या करता है? संरक्षण प्रदान करता है। दूसरा यूज इसका है। अब देखिए और इसका अगला यूज देखते हैं, कास्टिक सोडा। क्या लिखा गया है? कास्टिक सोडा, धामन सोडा, बेकिंग सोडा और विरंजक चूर्ण। ठीक है, इन सब के निर्माण में, किसके किसके निर्माण में? कास्टिक सोडा के निर्माण में, धामन सोडा के निर्माण में, बेकिंग सोडा के निर्माण में और विरंजक चूर्ण के निर्माण में, इन सब के निर्माण में NaCl का प्रयोग होता है। ये बात ध्यान देंगे कि इसका उपयोग क्या है? कास्टिक सोडा के निर्माण में, धामन सोडा के निर्माण में, बेकिंग सोडा के निर्माण में और विरंजक चूर्ण के निर्माण में NaCl का प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसका अगला गुण देखने हैं क्या है। इसका प्रयोग देखिए, सोडियम क्लोराइड का प्रयोग सोडियम का ठोस धातु प्राप्त करने के लिए किया जाता है और क्लोरीन गैस। ठीक है, सोडियम का धातु मिलता है और क्लोरीन गैस इससे हम लोग निर्माण में किया जा सकता है। किसका किसका प्रयोग? मतलब NaCl का प्रयोग किसमें किया जाता है? सोडियम धातु प्राप्त करने में और क्लोरीन गैस को प्राप्त करने में किया जाता है। ठीक है, इससे दो तत्व हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, एक सोडियम एक क्लोरीन। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट। देखिए, उन देशों में जहां हिमपात होता है, भारी हिमपात होता है, हिमपात का मतलब जिसे आप लोग बर्फबारी कहते हैं, जहाँ बर्फ ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पे क्या किया जाता है ना कि वहाँ के रोडों को, जो रोड होते हैं उसको बर्फ एकदम पूरी तरह से ढक लेती है। तो बर्फ को वहाँ से हटाने के लिए नमक का छिड़काव किया जाता है, जिससे क्या होता है कि बर्फ पिघल जाती है और रोड क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। देखिए क्या लिखा गया है, उन देशों में जहाँ भारी हिमपात होता है वहाँ पर नमक की बौछार रोडों पर कराई जाती है, सड़कों को साफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। जब मानव के बाद हम अपने परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अपने परिप्रेक्ष्य में ये होता है कि जब अधिक पसीना आता है लोगों को, किसी भी व्यक्ति को चाहे किसी जीव को अधिक पसीना आ रहा है तो क्या होता है? उसके शरीर के मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है या ऐंठन होने लगती है। किस कारण से होती है? पानी के साथ साथ NaCl की कमी हो जाती है। मतलब जैसे पसीना ज़्यादा निकलता है तो मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। कारण क्या है? जब देखिएगा पसीना कभी कभी आप लोग जीभ पर टेस्ट करिएगा तो वो नमक जैसा लगता है। तो पसीना जो पानी निकल रहा है उसके साथ साथ शरीर से नमक बाहर आ जाता है, जिससे शरीर के अंदर नमक और पानी की कमी हो जाती है तो मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है। और मांसपेशियों में ऐंठन होने के बाद देखिए जब क्या हो जाता है, जब अधिक मात्रा में पसीना आने लगता है तो पसीना को टेस्ट करके देखिएगा उसमें नमक का स्वाद आता है। और नमक का स्वाद आता है इसका मतलब पसीने के साथ साथ शरीर का NaCl मतलब साधारण नमक भी बाहर आ जाता है। और बाहर आने से क्या हो जाता है कि शरीर में पानी और नमक दोनों की कमी हो जाती है, जिससे मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है। और जब ऐंठन होने लगता है उसके पश्चात क्या होता है कि इसको पूर्ति करने के लिए क्या किया जाता है? NaCl का जलीय विलयन दिया जाता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? NaCl का जलीय विलयन। डॉक्टर नहीं बताते हैं आप लोगों को जब मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है तो डॉक्टर बताता है ये है कि नींबू पानी और नमक मिला के पीजिए।
तो उसमें क्या होता है कि शरीर में जो पानी की मात्रा कम हुई है, चाहे जो नमक की मात्रा कम हुई है, तो उसको पीने से क्या हो जाता है, पूर्ति हो जाता है, जिससे वो आसानी से उसका उपचार किया जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें।